तो आप लोग पिछले वीडियो में मापन के विषय में देखा था। मापन कैसे किया जाता है। देखिए, मापन में यूनिट का विशेष महत्व है। हम मात्रक ऐसा प्रयोग करेंगे कि हमारे लिए सुटेबल हो। आज हम लंबाई के मापन पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे बड़ी दूरियों को नापने के लिए हम बड़े मात्रक लेंगे, जैसे प्रकाश वर्ष और खगोलीय मात्रक। प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय पिंडों, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी, या ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी, इन दूरियों को नापने के लिए खगोलीय मात्रक प्रयोग किए जाते हैं। प्रकाश वर्ष और जो है, एक भ्रम होती है बच्चों आप लोगों को कि प्रकाश वर्ष को आप लोग समय का मात्रक समझ लेते हैं। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक जो है प्रकाश की किरण को, प्रकाश को एक वर्ष में जितना समय लगता है, जितनी दूरी चलता है, वह एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यानी प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वह एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष जो है ये आपका दूरी का मात्रक है। उसके बाद आप सामान्य दूरियों को किलोमीटर और मीटर में, सेंटीमीटर में और फुट में अपने घरों में ही नापते हैं। ये सामान्य सी बात है। लेकिन बहुत छोटी वस्तुओं को नापने के लिए हम माइक्रोन का प्रयोग करते हैं और एंगस्ट्राम का प्रयोग करते हैं। अगर हम बहुत छोटी वस्तु को मीटर या सेंटीमीटर में नापें तो नहीं नाप सकते। नापने में उस पैमाने से बहुत बड़ी गलती होगी। तो ऐसे पैमाने का, नापते वक्त आप ऐसे पैमाने का प्रयोग करो, ऐसी यूनिट का प्रयोग करो जिससे कि आप आसानी से नाप सको। इसी प्रकार द्रव्यमान के मापन में किलोग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, सेंटीग्राम का प्रयोग किया जाता है। और समय के मापन में जो है भी कई मात्रक प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उस दिन की वीडियो में हमने केवल एक मात्रक बताया था आपको, समय के लिए सेकंड। लेकिन समय का सेकंड जो है छोटा मात्रक है। इससे भी छोटे मात्रक हैं समय के, जैसे नैनो सेकंड। तो और इससे बड़े भी मात्रक हैं, जैसे सेकंड के बाद मिनट आता है, बड़े समय के लिए थोड़ा। उससे भी बड़ा मात्रक आप घंटा लेंगे। घंटे के बाद जो है दिन लिया जाता है, दिन के बाद महीने लिए जाते हैं, सप्ताह लिए जाते हैं, वर्ष लिए जाते हैं। ये सभी समय के मात्रक हैं। अब मापन करते वक्त त्रुटि क्या होती है। देखिए, काम कोई भी आप करोगे कुछ ना कुछ त्रुटि होगी। तो मापन में भी त्रुटि होती है। मापन में दो प्रकार की त्रुटि होती है। पहली त्रुटि होती है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरी होती है यादृच्छिक त्रुटि। ये दो प्रकार की त्रुटि मापन में होती है। पहली त्रुटि जो हमने बताया क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि का तात्पर्य ऐसी त्रुटि से होता है जो कि एक दिशा, धनात्मक या ऋणात्मक में जो है प्रवृत्ति होती है। क्रमबद्ध त्रुटि की क्या प्रवृत्ति होती है कि एक दिशा में चलती है, या तो धनात्मक जाएगी या ऋणात्मक। जैसे हम उदाहरण ले लें, किसी भी तुला द्वारा अगर द्रव्यमान को अधिक बताया जा रहा है तो वह धनात्मक त्रुटि होती है। अगर 1000 ग्राम को तुला 1100 ग्राम बता रही है तो यह धनात्मक त्रुटि होगी। अगर 900 ग्राम बता रही है तो ऋणात्मक त्रुटि होगी। तो ये दो प्रकार की त्रुटि होती हैं। ये होती क्यों है, इसके भी 3 कारण हैं। पहला है यंत्रगत त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि का मतलब, जैसे हम जिस यंत्र से नाप रहे हैं, आप लोग द्रव्यमान को तुला से नापते हो और दूरी को आप जो है सेंटीमीटर या मीटर पैमाने से नापते हो, स्केल से नापते हो, बर्नियर कैलिपर्स से नापते हो। तो जिस यंत्र का आप नापने में प्रयोग कर रहे हैं
उस यंत्र में भी कुछ त्रुटियां होती हैं। जैसे आप तुला से नाप रहे हो, अगर तुला सही नाप नहीं दे रही है तो इस प्रकार की कमी को आप क्या कहेंगे कि यंत्रगत त्रुटि है। ये किससे है? यंत्रगत, क्योंकि तुला की बनावट ही ऐसी है, जैसे एक तुला लो आप, उसका एक पलड़ा ज्यादा वजन हो जाए और एक हल्का हो जाए तो क्या वह तुला सही नाप देगी? नहीं देगी। तो ऐसी त्रुटि को जो है यंत्रगत त्रुटि कहा जाता है। या तुला की जो छड़ होती है उसका केंद्र बीच में होना चाहिए, जहां पर वो टिकी होती है धरन न, तो वह केंद्र अगर बीच में से थोड़ा आगे पीछे हो गया तो वो उतना जो है धनात्मक या ऋणात्मक तो लेगी, यानी दोनों प्रकार की टूट कर सकती है वो। तो ये इस प्रकार की कमी को यंत्रगत त्रुटि कहा जाता है। दूसरी त्रुटि होती है प्रायोगिक तकनीक या कार्य विधि में अपूर्णता। प्रायोगिक तकनीक यानी आप जिस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं नापने में वो अपूर्ण हो तो भी आपकी त्रुटि होती है। अपूर्ण तरीके से या कार्य विधि से आप जो है पूर्ण नहीं नाप सकते। जैसे आप वर्नियर कैलिपर्स ले ना, उसमें आप अपूर्ण तरीके से मुख्य पैमाने का ही पाठ्यांक देखें या उसको सही से न सेट करें। देखिए तुला में तो आप अपूर्ण विधि नहीं लगाओगे क्योंकि वो सामान्य बात है, लेकिन अन्य यंत्रों में आप अपूर्ण विधि से नाप कर सकते हो। तीसरी बात व्यक्तिगत त्रुटियां। देखिए व्यक्ति विशेष से भी त्रुटि हो जाती है ना, तो ये 3 प्रकार की त्रुटियां होती है नाप जो है, इनको क्रमबद्ध त्रुटि कहा जाता है। उसके बाद यदृच्छिक त्रुटियां होती हैं। यदृच्छिक त्रुटि में क्या होता है कि यह जो है हमारे यंत्रों की या अन्य चीजों की कमी के कारण होती है। जैसे इसमें सबसे पहली बात होती है अल्पतमांक त्रुटि। अल्पतमांक त्रुटि, प्रत्येक पैमाने का एक अल्पतमांक होता है। प्रत्येक पैमाने का क्या होता है? अल्पतमांक, यानी वह न्यूनतम मान जिसके नीचे पैमाना नहीं नाप सकता। जैसे आप स्केल लेते हैं तो स्केल में जो है सेंटीमीटर के कॉलम होते हैं। सेंटीमीटर के बाद अगर आप स्केल से मिलीमीटर नापेंगे तो आपको नापने में त्रुटि होगी। या प्रत्येक पैमाने का अपना एक अल्पतमांक होता है, उससे जो है छोटे मान जो है में त्रुटि होती है। उसके बाद आपका आता है निरपेक्ष त्रुटि, अपेक्षिक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि। देखिए राशि के जो है व्यक्तिगत और वास्तविक माप के बीच के अंतर के परिणाम को मापन का जो है निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जैसे किसी राशि को आप नाप रहे हो ना, उसके व्यक्तिगत और वास्तविक माप के बीच के अंतर, उसकी व्यक्तिगत माप जो है और उसकी रियल माप के बीच के अंतर को, परिमाण को जो है निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। उसके बाद इस अध्याय में अंतिम पॉइंट आता है बीमा। बीमा जो है ये भौतिक राशियों की ज्ञात की जाती है। और बीमी सूत्र कैसे बनता है? प्रत्येक भौतिक राशि के लिए एक बीमा निर्धारित कर ली जाती है, उसका एक चिन्ह बना लिया जाता है। हाँ देखिए, आपको बीमा जो है, बीमा की पहले परिभाषा, बीमा जो है किसी भौतिक राशि के ऊपर लगाई गई उन घातों को कहा जाता है जिनका उपयोग हम उनकी गणना में करते हैं। अब देखिए, जो आपके मूल मात्रक हैं, 7 मूल राशियां पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, जिनके मूल मात्रक होते हैं
और ये मूल मात्रकों की जो है एक सांकेतिक बीमा बना दी जाती है। एक बार आपको हम पुनः दोहरा देते हैं मूल मात्रक और उनकी जो है मूल राशियों को। सबसे पहली मूल राशि है आपकी लंबाई, जिसको आप लोग जानते हो मीटर में नापा जाता है, सेंटीमीटर में नापा जाता है। तो इसका मात्रक क्या हुआ लंबाई के, मीटर सेंटीमीटर। और लंबाई की बीमा यल बना दी गई, मान ली गई है कि लंबाई की बीमा यल है। उसके बाद विद्युत धारा, जिसको आप एम्पियर में नापते हो, इसकी बीमा जो है ए होती है। ताप, जिसको आप केल्विन में नापते हो, इसकी बीमा के होती है। ज्योति तीव्रता की बीमा होती है सी डी। और पदार्थ की मात्रा की बीमा होती है मोल। द्रव्यमान की बीमा यम होती है और इसका मात्रक जो है किलोग्राम होता है। समय की बीमा टी होती है। तो ये आपके 7 मूल मात्रक है और ये इनकी बीमाएं हैं। इनको आप लोग याद रखिए हमेशा। और बाकी ये तो आपके मूल मात्रक हुए। अब एक बात है और ध्यान आप रखिएगा कि बीमाएं लिखते वक्त आप लोग कोष्टक का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर अगर हम सीधा ये लिख देते हैं तो ये लंबाई की बीमा नहीं मानी जाएगी। जब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कि हम इसको कोष्टक में ना लिखें। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि कोष्टक में बीमा को नहीं लिखते हैं, ऐसे बाहर सीधा लिख दिए। ये जो हमने यल लिखा है ये कोई बीमा नहीं है। जब हम इसको इस प्रकार कोष्टक में रखेंगे तभी आपकी बीमा मानी जाएगी। अब इस बीमा से, ये तो आपकी मूल मात्रक की बीमा है, लेकिन हमने मात्रकों को 2 प्रकार का बताया था, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक से ही बनाया जाता है। जिस प्रकार मूल मात्रकों की बीमाएं हैं उसी प्रकार व्युत्पन्न मात्रकों की बीमाएं भी हैं। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक की बीमाओं को आपको देखना, याद करने की जरूरत नहीं है। आप मूल मात्रकों से उन्हें बना सकते हैं। जैसे आज हम आपको कई बीमा बनाकर बताते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं क्षेत्रफल। आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब हम इससे इसकी बीमा बनाते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई की बीमा हमने आपको बताया यल, तो इसको आप यल लिख देंगे। चौड़ाई की बीमा, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है, उसको भी आप मीटर से ही नापते हो, इसलिए मात्रक भी उसका मीटर है। तो इसलिए आप जो है चौड़ाई की बीमा भी यल करेंगे। यहाँ आपका यल गुणे यल, यानी कि यल स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल की बीमा हो गई। इसी प्रकार अन्य बीमाएं आप निकाल सकते हैं, जैसे आयतन। आयतन के लिए आपका सूत्र क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो तीनों की बीमाएं क्या होंगी। हाँ, जैसे हमने बताया आपको आयतन, आयतन के लिए हम क्या यूज करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई की बीमा क्या होती है यहाँ पर, यल। उसके बाद चौड़ाई की बीमा यल, ऊंचाई की बीमा यल होती है। तो आयतन की बीमा क्या हो जाएगी, यल क्यूब। अब चाल लेते हैं। चाल भी एक भौतिक राशि है। चाल बराबर आप लोग सूत्र जानते हो, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। आप दूरी की बीमा, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई की बीमा क्या होती है, यल। और बटे समय, समय की बीमा आपको हमने बताया था टी। तो ये आपका जो है दूरी की चाल की बीमा क्या हो जाएगी, यल बटे टी, यानी यल टी की पावर -1। ये आपकी चाल की बीमा हो जाएगी। इसी प्रकार किसी भी भौतिक राशि की बीमा
आप लोग ज्ञात कर सकते हो। चाहे जो भी भौतिक राशि हो सभी की बीमाएं ज्ञात कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो 7 मूल राशियां हैं इनकी बीमा आप याद रखिए। इन्हीं के माध्यम से आप अन्य भौतिक राशियों की बीमाएं ज्ञात करेंगे। हाँ, अब तो ये तो आपका बीमाएं हो गई। बीमाओं को ज्ञात करने के बाद बीमाओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये बीमाएं बनी किस लिए हैं, इनका उपयोग सबसे पहला उपयोग होता है कि हम किसी भी समीकरण या सूत्र की सत्यता की जांच करने में प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई समीकरण हमें दिया गया है या कोई फिजिक्स का फार्मूला है और उस फार्मूले को हमें देखना है कि सत्य है या असत्य है, तो हम बीमाओं की रीत से देख सकते हैं। क्योंकि किसी भी समीकरण में दोनों पक्ष, दाहिने पक्ष और बाएं पक्ष, दोनों पक्षों की बीमाएं हमेशा बराबर होनी चाहिए। इसका हम आपको एक उदाहरण देते हैं, दिखाते हैं, आप लोग देखिए। हमने आपको बताया कि बीमाओं का उपयोग, बीमाओं का पहला उपयोग ये होता है कि किसी समीकरण को सही है या गलत, किसी भी फिजिक्स के सूत्र को यह जांचने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ हमारा फार्मूला है हाफ mv² बराबर mgh। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या ये सूत्र सही है। अगर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर होंगी तो यह फार्मूला आपका सही है। अगर दोनों पक्ष की बीमाएं बराबर नहीं होंगी तो फार्मूला आपका सही नहीं है। तो हम बीमा रखते हैं यहाँ यम मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की बीमा हमने आपको यम बताया था। v मतलब वेग, वेग की बीमा n(t⁻⁻1) की घात 2 लगा है, हमने बीमा की घात 2 लगा दिया। उसके बाद यहाँ mgh, यम की बीमा यम यानी द्रव्यमान, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण की बीमा होती है n²t⁻⁻2 होती है। अब देखिए कि क्या ये दोनों पक्षों में बराबर है। इसको हम यम का गुणा करा देते हैं, यम n²t⁻²। इस तरफ भी हम अगर गुणा कराएंगे तो ये आपका यम n²t⁻²। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइडों की बीमाएं बराबर हैं, तो हमारा ये जो समीकरण दिया गया है ये क्या है, सत्य है। अब जो है बीमाओं का उपयोग आप समीकरण सत्य है अथवा असत्य इसको चेक करने में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा उपयोग इसका क्या है, बीमा का दूसरा उपयोग क्या है कि दो भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में कर सकते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान देना है कि बीमाओं की अपनी सीमाएं हैं। जैसे बीमाओं में एक सबसे बड़ी कमी है कि आंकिक मान बीमाओं से नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं। इस सूत्र में हमने तो इसको चेक कर लिया, जितने भी व्यंजक थे उनको हमने चेक कर लिया, दोनों पक्ष बराबर है, लेकिन एक आंकिक मान 1/2 है, इसको हम नहीं ज्ञात कर सकते बीमा की विधि से। उसके बाद दूसरी कमी यह है कि हम किसी नियतांक का मान नहीं ज्ञात कर सकते बीमा की विधि से। तो हम बीमी विधि से जो है 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात कर सकते हैं। बस आज का वीडियो यहीं तक, बाकी अन्य वीडियो आप जो है कल तक और पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।